के लिए इतिहास विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर राजीव सर को मैं मंच में आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और संगोष्ठी प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। एवं समाहार प्रस्तुति के बाद इस संगोष्ठी को एक सफल और सुफल आयोजन में जिन विद्यार्थियों ने पूरी निष्ठा और कर्मयोग के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया है, ऐसे विद्यार्थी छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया जाए। सभी को नमस्कार। जैसा कि दीदा जी ने बताया, मैं प्रशिक्षक राम सकल सिंह महाविद्यालय में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, राजनीति विज्ञान के तत्वावधान में भारतीय लोकतंत्र नतीजे और चुनौतियों पर संगोष्ठी 20 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जो 14 तारीख और बढ़ रहा है। और इसके प्रतिवेदन के लिए, प्रतिवेदन देने के लिए मुझे चुना गया है और यह मेरे लिए सुखद और जिम्मेदारी की अनुभूति होगी। सबसे पहले मैं इस संगोष्ठी के संरक्षक एवं स्वागताध्यक्ष हमारे महाविद्यालय के SSP प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम नारायण सिंह को संगोष्ठी के इस योजनाबद्ध समृद्ध डेकोरेटेड आयोजन के लिए संवेदनशील अभिनंदन करता हूँ, जिनकी अगुवाई एवं मार्गदर्शन के लिए हम ही नहीं बल्कि हमारे कॉलेज के सभी प्राचार्य और अन्य कर्मचारीगण उनके प्रति अभिनंदन करते हैं। और यह संगोष्ठी उनके अगुवाई और मार्गदर्शन में सफल रहा। उन सभी आदरणीय विद्वान एवं विशिष्ट वक्ताओं का भी, जिन्होंने इस विषय पर अपने अपने विचारों एवं दृष्टिकोणों को रखा और अपने विचारों के द्वारा हमारा ज्ञानवर्धन भी किया, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही उन सभी कर्मठ कर्मचारियों तथा यशस्वी छात्र एवं छात्राओं का भी, जिनके सहयोग और मेहनत के बगैर इस कार्यक्रम को सफल बनाना मुश्किल था, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। इस एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के शुरू होने से पूर्व माननीय कुलपति बिहार विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश चंद्र राय द्वारा स्मृति से रामसकल सिंह की प्रतिमा का अनावरण एवं माल्यार्पण करने के बाद क्रमशः प्रशासनिक भवन एवं शैक्षणिक भवन का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात शैक्षणिक भवन के ही स्मार्ट में उनकी गौरवमयी उपस्थिति हुई। तदुपरांत माननीय कुलपति द्वारा सरस्वती वंदना तथा छात्रों द्वारा प्रस्तुत स्वागत गान के बीच दीप प्रज्वलन कर संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया। किंतु संगोष्ठी के आरंभ के पूर्व मंचासीन अतिथियों का सम्मान भी किया गया। स्वागत उद्बोधन हमारे सभी प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम नारायण सिंह द्वारा किया गया एवं विषय प्रवेश राजनीति विज्ञान के विभागाध्यक्ष एवं विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर रफीस कुमार द्वारा किया गया। तदुपरांत विभिन्न विद्वान वक्ताओं ने उपरोक्त विषय पर अपने अपने महत्वपूर्ण विचार रखे। यह सब कुछ काफ़ी सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित तरीके से हुआ, जिससे इस योजना की शोभावर्धन, इस योजना का शोभावर्धन हुआ। और हमारे प्राचार्य ने स्वागत उद्बोधन में कुलपति को प्रकाश बताते हुए उनका संवेदनशील अभिनंदन किया। साथ ही उनकी विद्वता और शोध के लिए उनकी सराहना भी की तथा कुल अनुशासन के कार्यों को सराहते हुए कहा कि उन्होंने पहली बार छात्र के साथ सीधा संवाद स्थापित किया। प्राचार्य ने सभी विशिष्ट वक्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए
व्याख्याताओं, कर्मचारीगण तथा छात्र एवं छात्राओं को इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उनकी भूमिकाओं की सराहना की। माननीय कुलपति ने कहा कि माँ सीता की धरती सीतामढ़ी आने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही मितव्ययता एवं सादगी की बात करते हुए उन्होंने कहा कि महाविद्यालय का पैसा छात्र और छात्राओं का है और इन पैसों को ऊपर खर्च करने पर बल दिया। उन्होंने विश्वविद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए छोटे से छोटे कर्मचारी से लेकर कुलपति तक के योगदान का जिक्र किया। उन्होंने शिक्षकों को कॉलेज में साप्ताहिक 40 घंटे रहने का जिक्र किया और साथ में आह्वान किया। उन्होंने पीएचडी कराने में व्याप्त भ्रष्टाचार में शिक्षकों की संबद्धता का जिक्र किया और शिक्षकों के प्रमोशन में व्याप्त भ्रष्टाचार को कम करने के लिए उचित कदम उठाने की चर्चा की। उन्होंने पूरे शिक्षा जगत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए कुछ पदों पर आसीन व्यक्तियों को पवित्र होने को कहा। उन्होंने सरकारी महाविद्यालयों के प्रति स्पर्धा निजी संगठनों के साथ बताते हुए उन्हें पीछे छोड़ने के लिए संकल्प शक्ति के साथ कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने हमारे प्राचार्य को विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए धन्यवाद दिया। कुलानुशासक श्री विनय शंकर राय जी ने प्रतिभा के धनी माननीय कुलपति जरा चैतन्य विकास में कदम से कदम मिलाकर चलने की बात कही। उन्होंने हमारे प्राचार्य की कार्यशैली की सराहना करते हुए उनके द्वारा ग्राम सकल श्री साइंस कॉलेज के सर्वांगीण विकास के लिए उठाए गए कदम की पूरी प्रशंसा की। संगोष्ठी के आयोजक एवं राजनीति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रतीश कुमार ने विषय प्रवेश करते हुए कहा कि प्रजातंत्र में हमारे द्वारा किए गए कार्यों का ही परिणाम हमें झेलना पड़ता है। उन्होंने बड़ी खूबसूरती से बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका के प्रजातंत्र का हवाला देते हुए भारतीय प्रजातंत्र की श्रेष्ठता, वास्तविकता एवं निरंतरता को स्थापित किया। जबकि उन्होंने भारतीय प्रजातंत्र के भी चैलेंजेस का जिक्र किया, किंतु साथ ही इन चैलेंजेस पर जीत हासिल कर एक सफल प्रजातंत्र की ओर भारत की अग्रसरता की भी करता है। मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व परीक्षा नियंत्रक BRMU के डॉक्टर उपेंद्र मिश्रा ने भारतीय लोकतंत्र के रास्ता की उतार चढ़ाव के बीच भारतीय लोकतंत्र को स्थिर एवं जीवंत बताया। उन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल एवं दक्षिण एशिया में प्रजातंत्र के राज के बीच भारतीय लोकतंत्र में निरंतरता में आस्था प्रकट किया। उन्होंने गांधी और जेपी के लोकतंत्र के सिद्धांत को बरकरार रखने पर बल दिया। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र को मानवीय मूल्य के प्रति आस्था वाला कहा। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र जनाकांक्षा पूरा करने की ओर अग्रसर है। मतदाताओं के बढ़ते हुए प्रतिशत को लोकतंत्र के सच्चे स्वरूप और मजबूत होने का द्योतक बताया। उन्होंने कहा कि भारत में विविधता के बीच भारतीय होने की भावना भी बरकरार है। उन्होंने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जनता की इच्छा को सर्वोपरि बताया। उन्होंने इंडियन सुप्रीम कोर्ट को अन्य देशों के सुप्रीम कोर्ट से बेहतर बताया और साथ ही प्रजातंत्र में सत्ता के केंद्रीकरण पर बल दिया। उन्होंने अपनी बात को पार्टी का आधार पर रखते हुए कहा कि चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी मोर इम्पोर्टेंट देन द सर्वाइवल करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशनल बैकवर्डनेस, उन्होंने संवाद, संवेदनशीलता और जवाबदेही को प्रजातंत्र के लिए आवश्यक बताया और उन्हें रियल डेमोक्रेसी के लिए और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए इसे लागू करने की बात की। और उन्होंने एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को फिक्स करते हुए कहा कि इन चैलेंजों को दूर करने के लिए हमें सामूहिक प्रयास करना चाहिए। हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में BRMU के पॉलिटिकल साइंस विभाग की डॉक्टर भारती शेषा भी चौधरता पर उपस्थित थी। उन्होंने भारत में वैदिक काल से ही प्रजातंत्र की स्थापना की बात कही। उन्होंने वर्तमान में भारत में अवस्थित डेमोक्रेसी को वेस्टर्न डेमोक्रेसी कहा, किंतु साथ ही इसे इंडियन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा। उन्होंने रियल डेमोक्रेसी की स्थापना के लिए उन्होंने भी क्रिमिनलिज्म ऑफ पॉलिटिक्स, रोल ऑफ मनी पावर इन इलेक्शंस को सामूहिक प्रयास से दूर करने की बात कही। उन्होंने दक्षिण एशिया में भारत को रियल प्रजातंत्र की स्थापना के लिए एक अच्छी उम्मीद बताया। इसके बाद अक्षयवट कॉलेज महुआ के डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जो इतिहास विभाग से बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी अपने विचारों को थोड़ा
इत्यादि को प्रकट किया। उन्होंने महिलाओं को शक्ति अर्थ एवं अन्य का स्रोत कहा। उन्होंने 6th सेंचुरी BC में वैशाली में स्थापित प्रजातंत्र का विचार किया और साथ यह भी बताया कि प्रजातंत्र की स्थापना के लिए समाज, शिक्षा, धर्म, अर्थ आदि में एकता होना जरूरी है। पुनः हमारे प्राचार्य ने जनतंत्र की समस्याओं और उनके निराकरण के लिए अपने साहित्यिक नजरियों को बड़ी ही खूबसूरती से रखा। उन्होंने रियल डेमोक्रेसी की स्थापना की है। PM के पद को लोकपाल के अधीन रखने की बात बड़ा ही जोरदार तरीके से रखा। तुलसीदास के दोहा को उद्धृत करते हुए उन्होंने रियल डेमोक्रेसी के बात कही। लोकतंत्र की स्थापना के लिए उन्होंने आत्मानुशासन पर जोर दिया। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र के बारे में कहा कि अभी संक्रमण काल से गुजर रहा है। और अंततः 14 फरवरी को मोहम्मद असगर जो विभाग के यहाँ प्रोफेसर हैं, उन्होंने संगोष्ठी के उद्घाटन शब्द का धन्यवाद ज्ञापन बड़ा ही रोचक एवं खूबसूरत तरीके से दिए। प्रथम सत्र धन्यवाद। और जो कि एकेडमिक सत्र का पहला भाग था, उसमें डॉक्टर आनंद कुमार यादव जो गोविंदा कॉलेज में साइंस के विभाग से संबद्ध रखते हैं, प्रोफेसर हैं। उनके अनुसार रियल डेमोक्रेसी की स्थापना की निरक्षरता का खात्मा जरूरी है। जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भ्रष्टाचार, महिलाओं की निर्भरता, धन एवं बल वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना के मार्ग में एक बड़ी चुनौती उन्होंने की। इनका हल उन्होंने कहा कि जनता के पास ही है। उन्होंने लोकतंत्र में भ्रष्टाचार को निर्बंध एवं देश के विकास के लिए महिलाओं को विभिन्न दायित्वों को सौंपने पर बल दिया। फिर डॉक्टर आदित्य जो रिसर्च स्कॉलर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उन्होंने भी अपना मत इस संदर्भ में रखा। उन्होंने 1789 में फ्रांस की क्रांति का जिक्र करते हुए वहाँ फ्रांस की क्रांति का जो मुख्य मोटो था लिबर्टी पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी है, उसका उन्होंने जिक्र किया। और उन्होंने कहा डेमोक्रेसी के 2 इंस्टीट्यूशन का उन्होंने जिक्र किया जो प्रजातंत्र के कस्टडियंस हैं, और वो 2 इंस्टीट्यूशन को उन्होंने 2 भागों में बांटा, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन एंड इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन। फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर, लीगल इंस्टीट्यूशन को स्थिरता रखा, और साथ में इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन को उन्होंने सिविल सोसाइटी को स्थिरता रखा। उन्होंने प्रजातंत्र में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के को इनक्रेडिबल माना। उनके अनुसार ऑल दी पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी मस्ट बी स्ट्रेंथेन्ड टू एस्टैब्लिश रियल डेमोक्रेसी। फिर इसके बाद 14 तक तो डॉक्टर सुबोध कांत झा जो लेक्चर हैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में गोयनका कॉलेज में, उन्होंने अपना मत रखते हुए कहा कि विश्व में कहीं भी डेमोक्रेसी नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत या विश्व में कहीं भी प्रजातंत्र नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण उन्होंने यहाँ के वोटिंग सिस्टम को बताया। यहाँ का जो वोटिंग सिस्टम है उस हिसाब से यहाँ कम वोट पाने वाले भी पार्टी अपना सरकार बना लेते हैं। 30% वोट के साथ, 35% वोट के साथ वो सरकार बना लेते हैं। तो इस कारण उन्होंने बताया कि भारत या कहीं भी लोकतंत्र नहीं। उन्होंने 1947 में भारत की आज़ादी के बाद जो भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ लोकतंत्र पहुँचा, और अभी भी लोकतंत्र को काफ़ी चुनौतियाँ झेलना है, जिसमें कम्युनलिज्म है, विकास संबंधी चुनौतियाँ हैं, अशिक्षा चुनौतियाँ है, भूख है, बढ़ती आबादी है, भ्रष्टाचार है, राजनीति का अपराधीकरण है, और भी सारी चुनौतियों का उन्होंने जिक्र किया। और तो हमारे बहुत सारे वक्ताओं ने इन सारी चुनौतियों का जिक्र किया है। भारतीय लोकतंत्र को उन्होंने किताबों की शोभा बढ़ाने वाला बताया। ये सिर्फ किताबों तक सीमित है, प्रैक्टिकल अर्थ में ये इम्प्लीमेंटेशन इसका नहीं हो पाता है। इन सब के बावजूद उन्होंने बायोटेक, कंप्यूटर साइंस, मैन पावर टेक्नोलॉजी इत्यादि कुछ क्षेत्रों में डेवलपमेंट को स्वीकारा है। उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन, इलेक्शन कमीशन का पॉजिटिव ग्रोथ और
एडमिनिस्ट्रेशन और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ करने के बाद इम्पोर्टेंट फैक्टर्स को देवेंद्र प्रसाद तिवारी जो एकेडमिक सेशन के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी मेरी वक्ताओं का विवेचना करते हुए कहा कि मणि, नस्ल, पावर, मंडल, मंदिर, माइनॉरिटी, ये 5 एम का उन्होंने जिक्र किया जो डेमोक्रेसी के मार्ग में बहुत बड़ा बाधा है। उन्होंने बताया ये 5 एम मणि, मसल पावर, मंडल, मंदिर और माइनॉरिटी बताया, जो एक्टिव और इनएक्टिव डेमोक्रेसी दोनों के लिए ही बड़ा घातक रहा भारत में। और फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, धन, बल एक्सेट्रा स्केल्स को भी भारतीय प्रजातंत्र के मार्ग में एक बाधक के रूप में स्वीकारा और कहा कि ये कर्ज है। उन्होंने भारतीय महिलाओं के सशक्त होने की भी बात कही और उन्होंने कहा कि भारतीय महिलाएं यदि सशक्त होती हैं तो यहाँ का लोकतंत्र भी सशक्त होगा। 35% वोट के साथ चुनाव जीतकर सरकार जो हमारे यहाँ बनती है, उन्होंने कहा यह एक गंभीर विषय है, काफी विचारणीय विषय है, इस पर हमें सोचने की जरूरत है। ऐसी व्यवस्था का उन्होंने जिक्र किया जिसमें कम से कम 50% वोट के साथ सरकार बने। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश में लोकतंत्र कमजोर लोकतंत्र होने की बात उन्होंने कही, जबकि भारत में उन्होंने सभी सारी चीज़ों के बावजूद एक मजबूत लोकतंत्र की बात को उन्होंने स्वीकारा। अंततः कल 14 तारीख का जो संगोष्ठी का आयोजन रहा में नदीम सर ने अपने डिफरेंट नदीम सर और डिफरेंट ऑडिटर्स ने अपने विचारों को शेयर किया 14 तारीख के सेमिनार में। और फिर आज 16 तारीख को फिर दूसरा सेमिनार का दूसरा दिन था, जिसमें यह एकेडमिक सेशन का ही दूसरा पार्ट था और इस सेशन का की अध्यक्षता सोमेश गुंजन जो राजनीति विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उन्होंने किया। इसका संचालन दिव्या मैडम ने किया जो हिंदी विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और साथ छात्राओं ने स्वागत गीत के साथ इस एकेडमिक विषय एकेडमिक सेशन का शुरुआत किया एवं स्वागत अभिनंदन इस एकेडमिक सेशन का प्रोफेसर डॉक्टर राजनीति विज्ञान विभाग अध्यक्ष ने। एकेडमिक सेशन की शुरुआत में कुछ छात्रों ने हमारे इस विषय पर अपनी अपने मतों को रखा, जिसमें सुदर्शन कुमार मिश्रा ने डेमोक्रेसी के चैलेंजेस के रूप में सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, कास्ट बेस्ड सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स, रिलीजियस डाइवर्सिटी, पॉलिटिकल करप्शन एक ग्रेट चैलेंज के रूप में की। इसके रेमेडीज के साथ साथ उसने इस चैलेंजेस से निपटने के लिए क्या क्या किए जा सकते हैं इसको भी बड़ी खूबसूरती के साथ बलपूर्वक रखा। उन्हें दूसरे छात्र जिनका नाम नीला कुमार है, उसने भी लोकतंत्र में अपनी बात को रखा और कहा कि लोकतंत्र का उदय 500 ईसा पूर्व के आसपास यूनान में हुआ था। भारत के लोकतंत्र को उसने संरचनात्मक लोकतंत्र बताया। आधुनिक लोकतंत्र का जन्म फ्रांस में हुआ था, उसने इस बातों से लोगों को अवगत कराया। उसने लोकतंत्र को, भारतीय लोकतंत्र को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताया और साथ ही लोकतंत्र को 3 भागों में बांटा: आत्मीय लोकतंत्र, जनवादी लोकतंत्र और समाजवादी। इसके बाद
नेहा कुमारी जो हमारे कॉलेज की छात्रा है, उसको भी अपनी बातों को इस विषय पर की। उसने भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना ऑफ इंडिया के बारे में उसने बताया कि यह प्रस्तावना यह प्रेमपुर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। भारतीय लोकतंत्र को उसने एक तराजू के समान बताया, जिसके एक पलड़ा पर भारतीय संविधान और दूसरी पलड़ा पर भारतीय जनता है। उसने भी लोकतंत्र को जारी रखने के लिए भारतीय संविधान के सभी तत्वों को सावधानी से लागू करने की बात कही और साथ ही साथ इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए भारतीय जनता की अति महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को चिन्हित किया। आज के विशिष्ट एवं प्रमुख वक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार सिंह हैं और उन्हें हमारे प्राचार्य तथा हमारे गणित विभाग के प्रोफेसर ज्ञान शेखर के द्वारा संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया। हमारे विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार सिंह जो राजनीति विज्ञान से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा बड़ा विस्तार से हमारे सामने प्रस्तुत किया और लोकतंत्र के बारे में अपने अनुभव जो काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल अनुभव था उसको हमारे सामने बड़ा ही अच्छे तरीके से रखा, जो बड़ी ही सरल भाषा में उसको समझ सकते हैं। उन्होंने संपूर्ण लोकतंत्र की परिभाषा, दिशा एवं दशा दुष्यंत कुमार की पंक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया। सृजन हिताय एवं सर्जन सुखाय की भावना के साथ लोकतंत्र का भारत में जन्म हुआ, ऐसा उन्होंने कहा। प्लेटो की इस पंक्ति का भी जिक्र किया कि लोकतंत्र में नैतिक मूल्यों के आधार पर राजनीति नहीं होगी, बल्कि भावनाओं से चला जाएगा। और यह आज बहुत हद तक सच प्रतीत हो रहा है हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में। लोकतंत्र के जीवन को जीवित रखने के लिए उन्होंने पुनः प्लेटो के बात को इंगित किया कि विवेक और गुण बहुत ही जरूरी है। एक विवेकशील एवं गुणी व्यक्ति ही जो सत्ता पर बैठता है वही लोकतंत्र को प्रोटेक्ट कर सकता है, लोकतंत्र को कायम कर सकता है। इसके लिए उन्होंने दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र भारत, जो भारत के बहुत ही प्रतापी राजा थे, उनका जिक्र किया। वो राजतंत्र में होने के बावजूद भी प्रजातंत्र के को उन्होंने समझा और अपने पुत्रों को, आज की राजनीति में देखा जा रहा परिवारवाद, वंशवाद, तो उस जमाने में अपने पुत्रों को उन्होंने अयोग्य बताया, अयोग्य महसूस किया सत्ता संभालने के लिए, तो उन्होंने दूसरे योग्य व्यक्ति को अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना। यह एक हमारी संस्कृति का जो जन्म, लोकतांत्रिक जन्म के जो था हमारी संस्कृति का, उसको यह इंगित करता है कि हम शुरू से ही लोकतांत्रिक विचारधारा से भरे पड़े हैं। हमारी संस्कृति लोकतांत्रिक विचारधारा से भरा है। और राम द्वारा जो भारत में जो बनाया का पालन करते हुए 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे, तो उस समय राम के हृदय में भी सत्ता लोलुपता थी और उनकी अनुपस्थिति में भरत भी सत्ता लोलुपता में सत्ता पर हासिल नहीं होना चाहते थे। यह हमारी संस्कृति है। इस बात को बड़ी अच्छे तरीके से हमारे विद्वान प्रोफेसर ने बताया कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब हमारे शासक सत्ता लोलुपता के भावना से पड़े रहे। 1974 में वंशवाद और कांग्रेस के खिलाफ जेपी आंदोलन का भी उन्होंने जिक्र किया और इस आंदोलन का उन्होंने प्रजातंत्र की शक्ति के रूप में इस आंदोलन को विजित किया। किंतु आज भारत के विभिन्न दलों द्वारा परिवारवाद को प्रसाय दिया जा रहा है, जो लोकतंत्र के से भटकाव है, ऐसा उन्होंने कहा। और इस भटकाव को रोकने की जिम्मेदारी का सॉल्यूशन उन्होंने जनता के हाथ में किया। जनता यदि चाहेगी तो लोकतंत्र के इस भटकाव को रोक सकेगी
उन्होंने विभिन्न पार्टी के शीर्ष नेताओं द्वारा पैदा किए गए जातीय उन्माद को भी लोकतंत्र निर्माण में एक बहुत बड़ी बाधा कहा, और यह हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है जो लोकतंत्र को खतरा के रूप में मंडरा रहा है। उन्होंने 1950 में भारत के वैशाली में लिच्छवी वंश के शासन द्वारा मौजूद लोकतंत्र का भी जिक्र किया। उन्होंने बांग्लादेश में हाल फिलहाल कट्टरता की भावना के द्वारा लोकतंत्र की हत्या को का भी जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि हाँ, उल्टों की जो बातें हैं अक्षर अक्षर सही होते प्रतीत हो रही है कि लोकतंत्र में भावना करते चला जाएगा और फिर कोई लोकतंत्र नहीं है, जो आज बांग्लादेश में हम सब देख रहे हैं। उन्होंने सीए कानून के विरोध में भी धार्मिक भावनाओं का एक लोकतंत्र को कमजोर करने की बात कही। उन्होंने बुद्धिजीवी वर्ग के भी उत्तरदायित्व को नहीं नकारा। उन्होंने कहा कि इस लोकतंत्र को कमजोर बनाने में बुद्धिजीवी वर्ग का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि वो सिर्फ बैठ कर बातें करते हैं ड्राइंग रूम में या खाने को। जब भी उन्होंने भारतीय लोकतंत्र को कमजोर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ी समस्या बताया और उसको एक चुनौती के रूप में माना है। उन्होंने हमारे प्राचार्य को लोकतंत्र मजबूत कराने के लिए बच्चों के साथ डायरेक्ट संवाद को भी दिल से सराहा। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को प्लेटो का भारत में पहला बहुत पूरी व्यक्ति बताया जो यहाँ का प्रधानमंत्री बना। लोकतंत्र की कुंजी उन्होंने कहा कि देश की पूरी जनता और शासन का परिवार है, शासन करने वाला परिवार है, यही दोनों लोकतंत्र की कुंजी है। यदि ये दोनों चाहे तो हमारा लोकतंत्र मजबूत हो सकता है। उन्होंने भारत में लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए मूल्यों की राजनीति पर विशेष बल दिया। पुनः उसके बाद हमारी मुख्य वक्ता श्री मधु सिंह, जो राजनीति विज्ञान विभाग से ताल्लुक रखती हैं और साथ साथ रामवीर कॉलेज में प्राध्यापक हैं। उन्होंने पूरे साउथ ईस्ट एशिया में भारत के लोकतंत्र को ही सबसे मजबूत लोकतंत्र बताया। उन्होंने पाकिस्तान में आर्मी के शासन को मजबूत होने के कारण यह बताया कि इंडिया के डिवीजन के बाद 30% जो हमारे आर्मी थे उनका डिवीजन के बाद वो भी पाकिस्तान में चले गए, जो वहाँ के एरिया के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या थी, और यह बड़ी संख्या ही वहाँ मिलिट्री डोमिनेशन का सबसे बड़ा कारण होता है, ऐसा उनका विचार। उन्होंने साथ साथ जिन्ना को भी पाकिस्तान में कमजोर लोकतंत्र के लिए कोसा, क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र के उन सभी इंस्टीट्यूशंस को मजबूत नहीं किया जो मुझे होता है। उन्होंने भारत में डेमोक्रेसी मजबूत करने का आश्रय नेहरू एवं आज़ादी के बाद में अन्य नेताओं को दिया। उन्होंने 1977 में इंदिरा गांधी के हार को प्रजा